नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान की एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से की, उन सिद्धांतों की जो हमारे देश की आत्मा हैं। इन्हें कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो आज के इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये नीति निर्देशक सिद्धांत आखिर हैं क्या? फिर जानेंगे कि इन्हें बनाया ही क्यों गया, इन्हें कैसे बांटा गया है, कुछ खास उदाहरणों पर भी नजर डालेंगे और सबसे जरूरी, ये मौलिक अधिकारों से अलग कैसे हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। संविधान का भाग 4 यानी पार्ट 4, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या डीपीएसपी शामिल हैं। ये सिद्धांत आपको मिलेंगे अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। इन्हीं आर्टिकल्स में हमारे देश के लिए एक लॉन्ग टर्म विजन रखा गया है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे प्रिंसिपल्स बनाए ही क्यों गए जिन्हें आप कोर्ट में जाके लागू नहीं करवा सकते? इसके पीछे की सोच क्या थी? मकसद बिल्कुल साफ था, एक वेलफेयर स्टेट यानी लोक कल्याणकारी राज्य की नींव रखना। मतलब एक ऐसा देश जहां सरकार की जिम्मेदारी हो कि वो अपने नागरिकों की सामाजिक और आर्थिक भलाई का ध्यान रखे। असल में हमारे संवैधानिक सलाहकार बीएन राव इन्हें भविष्य के मौलिक अधिकार के तौर पर देखते थे। देखिए, आजादी के वक्त देश के पास उतने संसाधन नहीं थे, तो ये सिद्धांत एक तरह से कानून बनाने वालों के लिए गाइडलाइन बन गए, ताकि देश सामाजिक और आर्थिक न्याय की तरफ बढ़ सके। और ये भी जानना काफी दिलचस्प है कि ये सिद्धांत भारत तक पहुंचे कैसे। इनकी एक अपनी ही कहानी है। शुरुआत हुई स्पेन से, फिर आयरलैंड ने इन्हें अपनाया और वहीं से प्रेरणा लेकर भारत के संविधान निर्माताओं ने इन्हें हमारे संविधान का हिस्सा बनाया। इसकी नॉन इन्फोर्सेबल नेचर को समझाने के लिए केटी शाह ने एक बहुत ही शानदार बात कही थी। उन्होंने इसे एक ऐसे चेक से कंपेयर किया जो बैंक अपनी सुविधानुसार भुगतान करता है। मतलब जैसे जैसे देश के पास संसाधन आते जाएंगे, सरकार इन्हें लागू करती जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन्हें समझने के लिए कैसे बांटा गया है। एक्सपर्ट्स ने इन सभी आर्टिकल्स को 3 मेन कैटेगरीज में रखा है। तो ये 3 तरह के सिद्धांत हैं। समाजवादी, जो सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करते हैं। फिर आते हैं गांधीवादी सिद्धांत, जो गांधी जी की विचारधारा को दर्शाते हैं। और आखिर में है उदार बौद्धिक सिद्धांत, जो आधुनिक और तर्कसंगत सोच को बढ़ावा देते हैं। अब देखिए, सारे आर्टिकल्स को तो हम यहाँ कवर नहीं कर सकते, लेकिन चलिए कुछ ऐसे ज़रूरी आर्टिकल्स पर नज़र डालते हैं जो बार बार चर्चा में भी आते हैं और एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 40 की। ये एक पक्का गांधीवादी सिद्धांत है जो ग्राम पंचायतों यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के गठन की बात करता है। पर यह आर्टिकल हमेशा से इतना सीधा नहीं था। इस पर महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच एक बड़ी बहस थी। जहां गांधी जी इसे असली लोकतंत्र की जड़ मानते थे, वहीं अम्बेडकर जी को डर था कि इससे कहीं स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार और बंटवारा न बढ़ जाए। चलिए अब एक ऐसे प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं जिस पर शायद सबसे ज्यादा बहस होती है, एक देश एक कानून। ये है आर्टिकल 44, जो कहता है कि राज्य को पूरे भारत में सभी नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे पर्सनल मामलों में सभी के लिए एक ही कानून हो। अभी क्या होता है कि अलग अलग समुदाय अपने पर्सनल लॉ से चलते हैं और भारत में ये सिर्फ गोवा राज्य में ही लागू है। अब एक और बहुत ही जरूरी आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 39A। इसे 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया था और ये एक समाजवादी सिद्धांत है जो न्याय तक सबकी पहुंच की बात करता है। ये आर्टिकल कहता है कि राज्य की ये जिम्मेदारी है कि वो गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता दे, ताकि कोई भी सिर्फ इसलिए न्याय से वंचित न रह जाए क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, आखिर इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स में फर्क क्या है? ये समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार एक तरह से नेगेटिव हैं, मतलब वो राज्य की शक्ति को रोकते हैं और आप इन्हें लागू करवाने के लिए सीधे कोर्ट जा सकते हैं। वहीं DSPP पॉजिटिव हैं, मतलब वो राज्य को कुछ करने के लिए कहते हैं, लेकिन आप इन्हें लेकर कोर्ट नहीं जा सकते। ये बस एक गाइडलाइन है। समय के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इनके रिश्ते को और साफ किया है। जैसे 1951 के चंपकम दोराईराजन केस में कहा गया कि मौलिक अधिकार DSPC से ऊपर हैं। फिर गोलकनाथ केस आया
और आखिरकार 1980 के मिनर्वा मिल्स केस में कोर्ट ने एक संतुलन की बात की और कहा कि दोनों ही संविधान के लिए जरूरी हैं। तो चलिए, जो कुछ भी हमने समझा है उसे एक छोटे से सवाल के साथ टेस्ट करते हैं। ये सवाल अक्सर एग्जाम्स में आता है और इसका सही जवाब है सी भाग IV। यही वो हिस्सा है जो हमारे देश के शासन के लिए एक नैतिक दिशा निर्देश का काम करता है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आता है, अगर DSPP देश की टू डू लिस्ट है तो आज के भारत के लिए इसमें से कौन सा सिद्धांत सबसे ज्यादा जरूरी है? ये सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं हैं, बल्कि भविष्य का एक रोड मैप है।